दोस्तों यह वीडियो का भाग 2 है। इससे पहले वाले भाग में हमने 25 वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग को ट्रिक के माध्यम से याद किया था। आगे और 25 यंत्रों को याद कर लेते हैं तो कुल मिलाकर हमें 50 प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग याद हो जाएंगे। जिन्होंने इस वीडियो को भाग 1 नहीं देखा है उनके लिए इस वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, उस पर विजिट करके वो उसे देख सकते हैं। तो अगला वैज्ञानिक यंत्र है कैलिपर्स। वस्तु की मोटाई या व्यास मापने के लिए प्रयुक्त होता है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होने से आप परीक्षा पास नहीं कर सकते, आपको फैक्ट्स भी याद करने पड़ेंगे और फैक्ट्स याद करने के लिए या तो आपको दिन रात रटना पड़ेगा या फिर आसान ट्रिक के माध्यम से इसे आप कम समय में याद कर लेंगे। चॉइस आपकी है। दोस्तों ट्रिक बनाते समय शब्दों में हम ज्यादा हेरफेर नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में ये हमें याद नहीं आएगा। कैलिपर्स को ध्यान से देखिए, इसमें आपको 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं, केली और पर्स। ऐसा लग रहा है किसी ने पर्स में केली या केला छोटा सा रख दिया है। अब कोई पर्स में केला रख के दिखाएगा तो उसका पर्स कैसा दिखेगा? मोटा दिखेगा। और वैसे भी कई लोगों के पर्स या जिसे हम वॉलेट कहते हैं वो काफी मोटा दिखाई देता है, या तो उसमें बहुत सारे पैसे रखे रहते हैं या दुनिया भर के पेपर्स रखे रहते हैं। तो जैसे ही आप देखिए कैलिपर्स तो समझ जाइए केली यानी कि छोटा सा केला पर्स में रखा हुआ है और केली या केला पर्स में रखा है यानी वो मोटा दिखाई देगा। अगर आपको इतना याद आ जाएगा तो ऑप्शन में आप अपने आप टिक कर देंगे कि यह मोटाई यानी कि वस्तु की मोटाई या व्यास मापने के काम आता है। दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट में मैं आपसे प्रश्न पूछने वाला हूँ। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से आप दे पाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। इसके बाद है स्फेरोमीटर। गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने हेतु प्रयोग किया जाता है। इस फेरो को ध्यान से देखिए, इसे फेरो ऐसा लग रहा है ये बोल रहा है इसे फेरो, दूसरी तरफ फेर दो। क्यों फेर दो? क्योंकि ये बकता बहुत है, बक 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 कर रहा है। देखिए गोल गोल है ना, गोल गोलीय, एक ही बात को गोल गोल घुमा के बक 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 कर रहा है, इसलिए इसे फेरो, इसका मुंह दूसरी तरफ फेर दो। तो इसे फेरो क्योंकि बकता बहुत है, यानी स्फेरोमीटर गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने हेतु। इसके बाद है बिस्कोमीटर, जो कि द्रवों की श्यानता ज्ञात करने हेतु प्रयोग किया जाता है। बिस्कोमीटर में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, बिस्को। ऐसा लग रहा है ये बोल रहा है जहर को, विष को। अब ये विष को मापने के लिए काम में आता होगा। और विष को मापने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि किसी श्याणे ने, देखिए श्यानता है ना, किसी श्याणे व्यक्ति ने, होशियार व्यक्ति ने या चालाक व्यक्ति ने क्या किया है, द्रव या लिक्विड में या फिर किसी ड्रिंक में मिलाकर जहर पिला दिया है किसी को। तो विष को मापने की आवश्यकता वहां पर हमें पड़ रही है। ऐसे याद करेंगे तो आपको अपने आप ऑप्शन देखते ही आपका उत्तर मिल जाएगा। फिर है कार्ब्यूरेटर, जो कि पेट्रोल व हवा का मिश्रण बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। जनरली ये पेट्रोल से चलने वाली कार में होता है, जो कि पेट्रोल और हवा को मिक्स करके गाड़ी को चलाने का काम करता है। डीजल से चलने वाली गाड़ियों में अलग सिस्टम होता है। ध्यान से कार्ब्यूरेटर को पढ़िए, कार बुरे और रेट, कार के बुरे रेट हो गए हैं या रेट डाउन हो गए हैं या फिर ये बिक नहीं रही है, बहुत सस्ते में बिक रही है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि यह पेट्रोल से चलती है। अगर डीजल से चलती तो अच्छे रेट मिलते, या इलेक्ट्रिक कार होती तो भी इसके अच्छे रेट मिलते, लेकिन पेट्रोल से चलने वाली है और पेट्रोल अपेक्षाकृत महंगा होता है इलेक्ट्रिक एवं डीजल से, इसलिए इसे कोई लेना नहीं चाहता है और इसके बहुत बुरे रेट हैं, यानी कि बहुत कम रेट है। नई कार भी जब हम लेते हैं तो पेट्रोल से चलने वाली वही कार थोड़ी सस्ती मिलती है। दूसरी बात, इसकी जो हवा है यानी कि जो धुआं है वो बिल्कुल काला काला निकल रहा है, इसीलिए कार के बुरे रेट मिल रहे हैं या बहुत कम रेट में कार आपकी बिक रही है। तो कार बुरे रेट सिर्फ पेट्रोल और काले धुएं यानी कि हवा की वजह से। ऐसे आपको याद आ जाएगा, पेट्रोल व हवा का मिश्रण बनाने के लिए कार्ब्यूरेटर प्रयोग किया जाता है। अगला है कंपास, जो कि दिशा की जानकारी हेतु प्रयोग किया जाता है। ट्रिक से याद करना हो तो कंपास, कम यानी कोई बुला रहा है, पास पास में बुला रहा है। अब कोई पास में बुला रहा है तो आप क्या करोगे, उसी की दिशा में, उसकी तरफ जाओगे। और यहाँ पे है ना दिशा, तो कंपास पास में बुला रहा है इसलिए उसी की दिशा में आप, उसी के डायरेक्शन में आप जाओगे। अगला है डेंसिटी मीटर, जो कि घनत्व का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डेंसिटी मींस घनत्व होता है, सभी को पता है, और डेंसिटी मीटर मापने के लिए, घनत्व मापने के लिए। इसके बाद है डायनेमोमीटर, जो कि इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। अब इस उपकरण के नाम से ही हमें पता करना है कि यह किस लिए प्रयोग होता है, तो आपको नाम को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। डायनेमो, डायन, डायन, इसमें एक शब्द मिल रहा है ना डायन, और नेमो, ऐसा लग रहा है डायन नेम दे दिया गया है किसी को। और ये काम कौन करता है? जनता करती है, पब्लिक करती है। अक्सर हम न्यूज में देखते हैं कि कहीं पे जन और शक्ति, जनशक्ति, लोगों का ग्रुप किसी एक महिला को या किसी व्यक्ति को डायन नाम दे देते हैं या डायन बता देते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। डायन नाम देने का काम कौन करता है? जनता करती है, लोग करते हैं, या जनशक्ति जिसे बोल सकते हैं आप। अलग से माता पिता तो बच्चे का नाम डायन रखेंगे नहीं, हमारे यहाँ डायन पैदा हुआ है आज।
बाद में आगे चल के जब वो बड़ा होता है, कोई ऐसा काम उल्टा सीधा करता है, तब जनशक्ति एकत्रित होके यानी कि पब्लिक इकट्ठी होके उसकी जम के पिटाई करती है और उसे डायन नाम दे देती है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, डायनेमो यानी कि जन की शक्ति, इंजन की शक्ति। इसके बाद है ग्रेवी मीटर, जो कि पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। घर में या रेस्टोरेंट में कभी भी जाते हैं और खाना खाते हैं तो सब्जी में जो जूस या लिक्विड होता है उसे हम ग्रेवी बोलते हैं। और ग्रेवी का मुख्य भाग क्या होता है? पहला पानी, दूसरा तेल और तीसरा मसाला। तो ग्रेवी से आपको याद आ जाएगा पानी, तेल, मसाला, और ऑप्शन देखकर आपको अपने आप याद आ जाएगा कि पानी की सतह में तेल की उपस्थिति को मापने में यह प्रयोग होता है। अगला है गायरोस्कोप, जो कि घूमती हुई वस्तुओं की गति के मापन हेतु प्रयोग होता है। तो गायरोस्कोप अपने आप बता रहा है कि गाय रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि अच्छा खासा घूम रही थी, घूमती थी वो यहाँ वहां, लेकिन अब उसे बांध दिया गया है और उसकी गति को, मोशन को क्या कर दिया गया है? रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यानी अब वो चल फिर नहीं सकती, घूम फिर नहीं सकती, 24 घंटे बंधी रहती है। इस वजह से क्या हो रहा है? गाय रो रही है। तो ऐसे आपको गायरोस्कोप याद रहेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला है मेगाफोन, जो कि ध्वनि को दूर तक ले जाने हेतु प्रयोग किया जाता है। वैसे तो मेगाफोन सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इसके नाम से यदि आपको उत्तर निकालना हो तो ऐसा समझ लीजिए कि महंगा फोन है ये। मेगाफोन, महंगा फोन। और महंगा फोन हो चाहे सस्ता फोन हो, उससे हम अपनी आवाज को यानी कि ध्वनि को दूर तक भेज सकते हैं। यहाँ बोलेंगे और 100 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति भी उसे सुन सकता है। तो मेगाफोन ध्वनि को दूर तक ले जाता है। अगला है नमन मापी, जो कि नमन कोण के मापन हेतु प्रयोग होता है। अब इस यंत्र का नाम ही है नमन मापी। तो ऐसा समझ लीजिए कि हम किसी को नमन कर रहे हैं, हमारे माता पिता या भगवान को नमन कर रहे हैं, झुककर नमस्कार कर रहे हैं। और जब हम झुकते हैं तो एक कोण बनता है, एंगल बनता है ना, इस टाइप का या इस टाइप का। तो इस कोण को मापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का? नमन मापी का। क्योंकि झुकने के बाद एक कोण बनेगा, उसको मापना है, और झुकेंगे तभी जब हम नमन करेंगे। इसके बाद है माइक्रोमीटर, जो कि मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ये वैसे ही समझ में आ जाएगा कि एक मीटर को अगर हम छोटे छोटे भागों में बांट दें तो वो सेंटीमीटर में बट जाएगा। इसके बाद मिलीमीटर में बट जाएगा। मिलीमीटर को भी और छोटा और छोटा और छोटा करना हो, अब जब बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा तो हमें माइक्रोस्कोप टाइप का कुछ उपकरण लगेगा मापने के लिए। तो बस यहाँ पे माइक्रोमीटर, माइक्रोस्कोप की जगह माइक्रोमीटर, ऐसे इसे आप याद रखिए। अगला है पेरिस्कोप, जो कि पानी में डूबे रहकर भी ऊपर का दृश्य दिखाता है। चूंकि ये यंत्र का नाम है, लेकिन इसे याद करने के लिए हमको एक कल्पना करनी पड़ेगी। और वो कल्पना हम ऐसे करते हैं कि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है तो क्या होगा? वो डूबते हुए नीचे तक जाएगा, और इस स्थिति में उसके पास बचने के लिए कोई उपाय नहीं है, सिर्फ हाथ पटकेगा तो डूब जाएगा। तो सिर्फ उसके पास एक ही स्कोप बचता है, और वो स्कोप क्या है? उसके पैर। पैर का स्कोप ही उसको बचा सकता है, क्योंकि जैसे ही वो नीचे जाएगा तो बैठ के पैर से झटका मारेगा ऊपर की तरफ और पानी के बाहर निकल आएगा, जिससे क्या होगा? उसे पानी के बाहर का दृश्य दिखाई देगा। तो पैर के स्कोप से कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? पानी में डूबने के बावजूद खुद को ऊपर की तरफ धक्का देकर ऊपर का दृश्य देख पा रहा है। ऐसे आपको ये याद रहेगा। अगला है फोनोग्राफ, जो कि ध्वनि लेखन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसे आप दो भागों में बांट दीजिए, फोनोग्राफ, फोन और ग्राफ। फोन से हम बातें करते हैं यानी कि ध्वनि या आवाज, और ग्राफ हम अपने नोटबुक में बनाते हैं, जो कि पेन या पेंसिल के माध्यम से बनाते हैं। तो एक तरह से लिखने की कला हो गई। तो फोन यानी ध्वनि और ग्राफ यानी लिखना। तो ध्वनि और लेखन, ऐसे आपको ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा। दोस्तों, चिंता मत कीजिए, ये सब कुछ आपको याद होते जा रहा है। अंत में जब आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा तो आप खुद देखिएगा आप कितनी आसानी से इनके उत्तर दे देते हैं। अगला है सिनेमाटोग्राफ या सिनेमेटोग्राफ, जो कि छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे में प्रक्षेपण हेतु प्रयुक्त होता है। तो यह नाम से ही समझ में आ रहा है, सिनेमाटो या सिनेमेटो यानी कि सिनेमा को मोटा कर रहा है। और सिनेमा को मोटा कर देगा तो बड़ा दिखाई देगा, और सिनेमा यानी सभी जानते हैं फिल्में देखना। तो फिल्म को बड़ा करना, सिनेमा को मोटा करना, ऐसे ही याद रहेगा। अगला है रडार, जो कि वायुयानों की स्थिति को ज्ञात करने हेतु प्रयोग किया जाता है। रडार तो सभी ने सुना होगा, अक्सर हम न्यूज में भी देखते हैं या सुनते हैं कि कोई वायुयान या कोई फ्लाइट रडार से बाहर हो गई और उसके 2-3 दिन बाद पता चला कि वह दुर्घटनाग्रस्त होकर कहीं पे गिर गई। तो रडार एक रेंज को दिखाता है जिससे वायुयानों की स्थिति का पता चलता है। इसके बाद है रेन गेज, जो कि वर्षा मापने
मापने हेतु प्रयुक्त होता है, तो ये भी नाम से स्पष्ट है, रेन यानी बारिश, और गेज हो गया इसे मापने का उपकरण। फिर स्पीडोमीटर जो कि वाहनों की गति मापने हेतु प्रयुक्त होता है, ये भी नाम से स्पष्ट है कि स्पीड को बताता होगा, और वैसे भी लगभग सभी के पास बाइक, स्कूटी, कार ये है, तो उसमें स्पीडोमीटर रहता ही है, चाहे वो एनालॉग हो या डिजिटल हो। अगला है सबमरीन जो कि समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो फिर से हम इसके नाम पे ध्यान देते हैं, सबमेरीन, सब मेरी गोद में आ जाओ। अब ऐसा तो वही बोल सकता है जिसे सबको अपने गोद में लेने की क्षमता हो, तो इतना बड़ा तो कुछ है नहीं, इतना बड़ा सिर्फ एक ही है, समुद्र, और अक्सर सुनामी वगैरह में यही होता है, आसपास का सारा क्षेत्र वो बहाकर अपने अंदर ले जाता है या अपनी गोद में ले जाता है डुबाकर। उस समय ऐसा लगता है कि वो बोल रहा है कि सब मेरी गोद में आ जाओ। तो ऐसे आपको ऑप्शन दिखते ही याद आ जाएगा कि समुद्र की हलचल मापने हेतु यह प्रयोग होता है। इसके बाद है टेलेक्स जो कि दो स्थानों के मध्य न्यूज के सीधे आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त होता है। तो टेलेक्स शब्द देखकर ऐसा लग रहा है कि टेलीकास्ट होने की बात कर रहा है, और टेलीकास्ट क्या होता है, न्यूज टेलीकास्ट के टाइम पे लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं। उस समय स्टूडियो में बैठा हुआ एक व्यक्ति या एंकर किसी दूर के क्षेत्र यानी कि दूसरे स्थान पर बैठे दूसरे व्यक्ति के पास अपने प्रश्नों को पहुंचाता है, और वहां से वो अपना उत्तर आसानी से देता रहता है। तो एक तरह से टेलीकास्ट होता रहता है। इस तरह टेलीकास्ट या टेलेक्स से आपको याद आ जाएगा न्यूज का आदान प्रदान। इसके बाद है थर्मोस्टेट जो कि ताप नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होता है। खुद बता रहा है कि मैं कैसे ताप नियंत्रण करता हूँ, पहले थर्म यानी ताप की स्टेट अवस्था को, ताप की अवस्था को देखता हूँ, अगर ये ज्यादा गर्म है तो इसे मैं ठंडा करता हूँ, अगर ज्यादा ठंडा है तो गर्म करता हूँ। इस तरह से ताप को ये नियंत्रित करता है। नियंत्रित कैसे करता होगा, सिर्फ कल्पना करनी है, थर्म यानी गर्मी की अवस्था को देखकर। तो ऐसे आपको ये याद रहेगा। अगला है गाइगर मूलर काउंटर जो कि रेडियो एक्टिव स्रोत की गणना हेतु प्रयोग होता है। अब फिर से हम यंत्र के नाम में जाते हैं, गाइगर मूलर काउंटर। देखिए गाई, ऐसा लग रहा है गायकी की बात हो रही है, और कोई गायकी के लिए काउंटर पर गया है। तो कोई गायकी के लिए काउंटर पर क्यों जाएगा, उसको जरूर रेडियो खरीदना होगा। गायकी यानी कि गाना सुनना होगा, और गाना सुनने के लिए उसको काउंटर में जाने की जरूरत क्यों पड़ी। काउंटर में तो कोई लाइव सिंगिंग करेगा नहीं, काउंटर यानी दुकान होगी, और दुकान में वो रेडियो खरीदने गया होगा। या तो वो एक्टिव रेडियो खरीदेगा या फिर अपना खराब रेडियो लेके गया होगा उसे एक्टिव करवाने के लिए यानी कि रिपेयर करवाने के लिए, तभी तो वो गायकी सुनेगा या गाना सुनेगा। तो ऐसे गायगर काउंटर से आपको रेडियो एक्टिव याद आ जाएगा। इसके बाद है रेडियो मीटर जो कि विकिरण को मापने के काम में आता है। तो इसे ऐसे कल्पना कर लीजिए कि रेडियो मीटर रेडियो को माप रहा है, रेडियो को माप रहा है। अब रेडियो को वजन या लंबाई तो मापेगा नहीं, यही देखेगा कि ये कितना सिग्नल पकड़ रहा है या इसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है, और सिग्नल विकिरण के माध्यम से आएगा। तो रेडियो को मापना है या रेडियो की क्वालिटी चेक करनी है तो सिग्नल कितना पकड़ रहा है ये देखना पड़ेगा, या फिर विकिरणों को कितना पकड़ रहा है ये देखना पड़ेगा, तभी तो वो रेडियो अच्छा कहलाएगा। यदि वो काफी बड़ा लंबा चौड़ा है या बहुत छोटा है लेकिन विकिरण या सिग्नल को पकड़ ही नहीं रहा है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। तो ऐसे आपको ये याद रहेगा। इसके बाद है सेफ्टी लैंप जो कि खान यानी कि माइंस में विस्फोट रोकने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो लैंप लेकर हम कहीं पर क्यों जाएंगे, क्योंकि वहां पे बिजली नहीं है, और बिजली किन जगहों पे अक्सर नहीं होती, जो शहरी क्षेत्रों से दूर है। हालांकि उन जगहों पर सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए वहां पे भी लैंप की जरूरत नहीं है। तो फिर लैंप की जरूरत कहाँ है, जहां अंधेरा है। अब अंधेरा कहाँ होगा, कंदरा में, गुफा में, खान में। तो हम यहाँ पे कल्पना करेंगे कि हम लैंप लेके खान में जा रहे हैं, चाहे वो कोयले की खान हो, हीरे की खान हो या कहीं भी हो। अब हम ऐसा लैंप तो लेकर जाएंगे नहीं कि वहां पे आग लग जाए और विस्फोट हो जाए, इसलिए हमें वो स्पेशल लैंप लेके जाना पड़ेगा जो विस्फोट को रोक सके। तो इसी लैंप में हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। सेफ्टी लैंप लेकर हम जाएंगे खान में, तभी क्या होगा, विस्फोट रोकने में मदद मिलेगी। ऐसे ही लैंप लेके चले जाएंगे तो विस्फोट हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है ऑडियोमीटर जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ऑडियो को मापता होगा यानी कि ध्वनि को मापता होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने वीडियो के दोनों भाग मिलाकर कुल 50 सबसे प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण या यंत्र याद कर लिए। अब चलिए मैं आपका टेस्ट ले लेता हूं और आप खुद देख लीजिए आपको ये सब कुछ याद हुआ या नहीं। यदि याद हो गया होगा तो ऐसी ट्रिक पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, कैलिपर्स नामक यंत्र का उपयोग किस में किया जाता है, ऊंचाई मापने में, गहराई मापने में, मोटाई मापने में या वर्षा मापने में। दूसरा प्रश्न है, पानी में डूबे रहकर ऊपर का दृश्य देखने हेतु उपयोगी यंत्र है थर्मोस्टेट, रडार, अमीटर या पेरिस्कोप।
और आज की वीडियो का तीसरा एवं आखिरी प्रश्न है, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं। अल्टीमीटर के बारे में मैंने इस वीडियो के भाग 1 में बताया है, जिसे देखने का लिंक इस वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो वहां पे विजिट करके आप देख लीजिए। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करके परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं होती, तथ्यों को भी याद रखना पड़ेगा। आपका कॉन्सेप्ट भले ही क्लियर हो, लेकिन अगर आपके पास तथ्य नहीं है, फैक्ट्स याद नहीं है, तो आप परीक्षा में अच्छा उत्तर नहीं लिख सकते। और वैसे भी 80% एग्जाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें हमें ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें से सही ऑप्शन हमें चुनना पड़ता है। लगभग 20% परीक्षाएं ही ऐसी हैं जिनमें हमें विस्तार से लिखना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद उनमें भी हमें फैक्ट्स यानी कि तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, अच्छी बात है, लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था या सबसे लंबे कार्यकाल तक कौन प्रधानमंत्री था, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बेकार है। इसलिए तथ्यों को आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे आप 24 घंटे रट के याद कीजिए और कुछ दिनों बाद भूल जाइए, चाहे तो ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए, और हमेशा याद रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।